सभी साथियों को भाषा संस्थान के इस मंच से हार्दिक स्वागत। संज्ञा हमारा द्वितीय चरण का काम, संज्ञा मैंने संख्या डाली है, संज्ञा से संबद्ध दूसरा पाठ हम करने जा रहे हैं। अच्छा होगा आप किसी भी पाठ को मिस न करें, हर पाठ को क्रमशः देखते जाएं, सब कुछ अच्छी तरह से हृदयंगम होगा। तो व्याकरण से संबद्ध कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, आप हमारी बात सुन लें। कंसेप्चुअल देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें दो लेवल पे काम करना होता है। पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, इसके बाद हम इसमें प्रवेश करते हैं और फिर हम कुछ लर्न करते हैं। तो पहले कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं जो अवधारणा कहते हैं, इसके बाद उससे संबंधित तमाम चीज़ों को इसके बाद हम उसको याद करने वाली चीज़ों पे आते हैं। दो चीज़ हो गई, तो एक तो हो गया कंसेप्चुअल बात, दूसरी हो गई उससे संबंधित लर्न करने की बात। अब जैसे कंसेप्चुअल बात ये है कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है। तो यदि आप समझ गए संज्ञा किसे कहते हैं तो उसके भेद प्रभेद जो है फटाफट समझ में आ जाएंगे। और मैं यहाँ पे यदि 10 भी उदाहरण दूंगा तो 10 के सहारे आप 10 लाख उदाहरण को समझ पाएंगे। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं। आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचो कि हमने जो बताया वही आया, आप अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता है। परीक्षक का दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन हाँ, जो कंसेप्ट होता है, जो अवधारणा चीज़ ऐसी होती है, वो चीज़ हम बोलें चाहे परीक्षक उससे आधार पर ही प्रश्न बनाएगा, ये है। तो अवधारणा चीज़ समझनी चाहिए। जिसको अवधारणा आती है वो 10 उदाहरण से भी 10 लाख को कर सकता है ठीक है ना। तो हमारी अवधारणात्मक जब चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले हमारी शुरुआत की चीज़ आती है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये जो पहली बार आरंभ कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है ही जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए रिवीजन है, और जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए इसमें बहुत सारी बात मैं ऐसी बोलूँगा जो उनको लगे अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो तीनों लोगों के लिए ये हमारा जो वीडियो है, हमारा जो संज्ञा पे लेक्चर है, ये बहुत ही उपयोगी है ठीक है ना। तो सामान्य के लिए जो नवसिखिया है, बिल्कुल नया शुरू कर रहा है, उसके लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो थोड़ा बहुत जानता है उसके लिए उसके अभिवृद्धि होगी, और जो बहुत जानता है वो देखेगा कि हमारी शैली क्या, रिवीजन भी होगा। तो इस तरह से हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। तो व्यक्तिवाचक, जैसा कि मैं ज़्यादा विस्तार नहीं दूंगा इसको, व्यक्तिवाचक से मतलब है, संज्ञा का मतलब है, पहले वाले वीडियो में बताया है कि जो सम्यक ज्ञायते यासा संज्ञा, मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेता हूँ। जिससे अच्छी तरह जाना जाए उसे संज्ञा कहते हैं। आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखोगे तब भी काम चल जाएगा। जिससे अच्छी तरह जाना जाए उसे कहते हैं संज्ञा। तो ये चीज़ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, संज्ञा शब्द से बोल रहा हूँ। सम्यक ज्ञायते, सम उपसर्ग है, सम ज्ञा, ज्ञा अबोधन धातु है, सम्यक ज्ञायते ययासा संज्ञा, जिससे अच्छी तरह जाना जाए। अब जैसे मेरा नाम दीपक है, और आप मुझे ठीक से कब जान पाएंगे, जब आपको बताया जाएगा कि मैं दीपक हूँ, तब आपका अच्छा, इस ढांचे को दीपक कहा जाता है, इस ढांचे का नाम दीपक दिया इनके घर वालों ने। तो संज्ञा क्या हुई, मेरे को जानने का साधन हुआ, इसलिए जिससे जाना जाता है तो संज्ञा कहते हैं। वस्तुएं जितनी भी संसार में हैं, सारी संसार की वस्तुओं कुछ न कुछ संज्ञा नाम दी गई है। संज्ञा का मतलब नाम होता है। तो जैसे कुर्सी है हमारे पास टेबल है और मेज है, जितनी भी चीज़ें हैं, पंखा है, कैमरा है, वीडियो, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब कोई न कोई वस्तु है, और उन वस्तुओं के अर्थ को, उन वस्तुओं को बताने के लिए हम संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि संज्ञा का मैं यहाँ पे अभी सामान्य रूप प्रस्तुत करूँगा, इसके बाद विशेष रूप पे जाऊँगा। ये 2 है, 3 नंबर में संज्ञा समाप्त हो जाएगी। तो व्यक्ति, पहले देखिए, अपने को ज़्यादा जिज्ञासु बन के आप आओगे तो समझ में आएगा आपके, क्योंकि संज्ञा में खाली इतने प्रश्न नहीं बनते, संज्ञा के और भी प्रश्न बनेंगे। आपको पता है शब्द 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के शब्द होते हैं, 4 प्रकार के शब्द होते हैं एक विचार की दृष्टि से। तो उन सारी बातों को हम यहाँ लेंगे तो तब संज्ञा आपकी ठीक से समझ में आएगा। व्यक्तिवाचक का मतलब है, अब यहाँ जो व्यक्ति शब्द है ना, वो व्यक्ति शब्द किसी सजीव के लिए नहीं है, राम श्याम मोहन के लिए ही नहीं है। व्यक्ति का मतलब है, व्याकरण देखो, व्याकरण में जो शब्द होते हैं
उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे पुरुषवाचक हम कभी बोलेंगे तो पुरुषवाचक का मतलब खाली पुरुष का मतलब केवल पुरुष और पुरुष नहीं, पुरुष का मतलब होता है स्त्री भी है पुरुषवाचक और मनुष्य भी है पुरुषवाचक, मर्द भी है पुरुषवाचक। ऐसे व्यक्ति का मतलब खाली व्यक्ति नहीं, व्यक्ति का मतलब कुर्सी भी हो सकता है, व्यक्ति का मतलब हिमालय भी हो सकता है, व्यक्ति का मतलब जयपुर भी हो सकता है। क्योंकि व्याकरण की भाषा में व्यक्ति उसको कहते हैं जो विश्व भर में, संसार भर में, पृथ्वी भर में अकेला हो, वो व्यक्ति है। अब ये परिभाषा आगे देखो व्यक्ति की। अब वैसे व्यक्ति देखा जाए, दो व्यक्ति जा रहे थे, हमने बोला दो व्यक्ति जा रहे थे यानी दो मनुष्य जा रहे थे, तो व्यक्ति स्त्री पुरुष दोनों के लिए बोल देते हैं। पर व्याकरण व्यक्ति का मतलब है कोई भी वस्तु भी, कोई भी स्थान का नाम, देश का नाम, सबका व्यक्ति नाम हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जयपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्ति जो परिभाषा, उसका जो स्वरूप है व्यक्तिवाचक का, वो ये है, वह शब्द जो किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष को इंगित करे, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लेंगे हम? इसकी परिभाषा होगी जो शब्द किसी एक पदार्थ, किसी एक स्थान, व्यक्ति, देखो व्यक्ति का विस्तार हो गया, व्यक्ति जो शब्द था ना उसका हमने विस्तार कर दिया। व्यक्ति का मतलब यहाँ पर है किसी एक, देखो किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? व्यक्ति का मतलब स्थान हो गया, व्यक्ति का मतलब वस्तु भी हो जाएगी, व्यक्ति का मतलब स्त्री पुरुष भी हो जाएगा, स्त्री पुरुष। तो जो शब्द किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्त्री पुरुष का बोध कराए, का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यह हमारी संज्ञा की परिभाषा हो गई। तो संज्ञा की परिभाषा में आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति का मतलब यहाँ पे केवल व्यक्ति नहीं, व्यक्ति का मतलब स्थान भी है, वस्तु भी है, स्त्री है, पुरुष है, सब इसमें आएंगे। उसका होना क्या चाहिए? एक का बोध कराए बस, केवल ऐसा। ये परिभाषा इस तरह से है कि वो वस्तु, वो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में एक ही होना चाहिए, तब जाके हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैंने बोला मोहन या श्याम, तो श्याम जो बोल रहा हूँ मैं, श्याम में उस श्याम के लिए बात कर रहा हूँ जो मेरे मन मस्तिष्क में जिस श्याम की छवि बैठी हुई है। तो श्याम जो मेरे मन मस्तिष्क का है, जो बोलने वाले के मन मस्तिष्क का, वो श्याम उससे द्योतित होता है। और वैसे भी आप जानते हैं विश्व में कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। तो ऐसा नाम जो किसी एक के लिए लागू होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ऐसे ध्यान रखना है। अच्छा, ये संज्ञा, ये परिभाषाएं और भी स्पष्ट होती जाएंगी जब हम आगे के प्रकरण को देखते जाएंगे। अब हम आते हैं जातिवाचक पे। जातिवाचक की परिभाषा यदि करेंगे तो मैं इधर मैं ऐसा कहूँगा, जो शब्द संपूर्ण समूह का बोध कराए, संपूर्ण समूह, वर्ग या जाति का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, इस पे मैंने बोला, इस पे मैंने जाति उदाहरण क्या क्या लिए मैंने? इसके उदाहरण तो लूँगा हिमालय, ठीक है ना। इसका उदाहरण लूँगा मैं जयपुर, इसका उदाहरण लूँगा मैं राम। अब देखो, हिमालय दुनिया में कितना है? एक ही है। जयपुर कितना है दुनिया भर में? एक ही है।
राम कितना है, मेरे मेरे दिमाग में जो राम है वो राम कितना है विश्व भर में, एक ही है। तो एक को द्योतित करने वाला जो शब्द होता है वो हिमालय, जयपुर, राम जो है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक देखो कितना सरल है, जो शब्द संपूर्ण समूह का, अब देखो हिमालय तो एक को बता रहा है, हिमालय सारे पर्वतों को बताने वाले के लिए हम पर्वत का प्रयोग करेंगे, तो पर्वत जो होगा वो जातिवाचक हो जाएगा। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण ले रहा हूँ मैं, पर्वत, ये पर्वत क्या हो गया, जातिवाचक। वहाँ पे हमने लिया जयपुर, जयपुर एक नगर का नाम है, मैं खाली नगर जब बोलूँगा ये हो जाएगा जातिवाचक। मैं राम नाम लिया है, यहाँ पे राम का मतलब मैं यहाँ पे लड़का कर देता हूँ, लड़का का मतलब है जातिवाचक। तो आपको ध्यान रखना है, हिमालय जब स्पेसिफिक होता है तो वो व्यक्तिवाचक बनता है, और सारे पर्वतों को बोलना होता तो हम पर्वत शब्द से उनको अभिहित करते हैं, पर्वत शब्द से हम उसे बुलाते हैं। तो जब पर्वत बोलते हो तो जातिवाचक हो जाता है। जयपुर एक स्थान का नाम है इसलिए जयपुर व्यक्तिवाचक है, और संपूर्ण नगरों को बताने वाले जो शब्द हैं नगर, या और भी कोई शब्द है, सारे शहरों को शहर, वो शहर और नगर क्या हो जाएगा, जयपुर जातिवाचक हो जाएगा। और राम शब्द से कोई एक विशिष्ट व्यक्ति बोधित हो रहा है, लेकिन हम उन सारे रामों को यानी सारे लोगों को कहने के लिए लड़का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़का जो है ना वो एक ग्रुप का, समूह का बोध करा रहा है, इसलिए क्या है, ये जातिवाचक है। तो इस तरह से व्यक्ति और जाति के बारे में बात स्पष्ट हो जाती है। और इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास कुछ द्रव्यवाचक शब्द भी होते हैं, जैसे दूध है, दही है, सोना, चांदी, ये सब जो शब्द है ना, ये सारे शब्द द्रव्यवाचक हैं, द्रव्य में पदार्थ को बताते हैं। ऐसे ही ये भी पदार्थ हैं, पदार्थ का मतलब यही वही बात आ गई, दूध द्रव्य पदार्थ की बात है, दही, सोना वगैरह जो है ना ये पदार्थवाचक है। और समूहवाचक क्या है भाई, जो समूह को बताए। तो समूहवाचक देखा जाए तो समूह का बोध तो हमारे ये भी कराते हैं, जातिवाचक शब्द भी कराते हैं, पर नहीं स्पेसिफिक समूह, जैसे कक्षा है ना, कक्षा या फिर वर्ग या फिर सभा, ये जो शब्द है ना तो ये जो हमारे द्रव्यवाचक हैं, पदार्थवाचक हैं, समूहवाचक हैं, ये सारे के सारे जाके वापस जातिवाचक में मिल जाएंगे। इन सब को हम जातिवाचक ही कहेंगे। तो जातिवाचक का ये विस्तार है एक तरह से देखा जाए तो। ये सारा किस में शामिल हो गया, ये सब के सब जातिवाचक में शामिल होते हैं। इसकी चर्चा मैंने क्यों की यहाँ पे अलग से, मैंने इसको व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक क्यों लिखा, मैंने इसे इसलिए लिखा, हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है ना जातिवाचक में शामिल होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो चीज़ है अंग्रेजी में ये अलग नाउन के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारे कई विद्यार्थी लगभग विद्यार्थी जो है अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। तो अंग्रेजी में थोड़ा सा विरोधाभास है हिंदी के साथ। अंग्रेजी में 5 संज्ञाएं मानी जाती हैं। अंग्रेजी में मानी जाती हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, 5 संज्ञाएं मानी जाती है। हिंदी में 3 ही संज्ञा जो मैंने सफ़ेद से लिखा हुआ है, ये 3 संज्ञा ही मानी जाती है। और इन तीनों संज्ञाओं में से जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें इनका सबका अंतर्भाव होना कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्भाव हो जाते हैं, अंतर्भावित हो जाते हैं। अंतर्भावित भूतकाल का रूप है। तो इस तरह से ये सब के सब उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, मतलब है इसका प्रविष्ट हो जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं और अलग से संज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे 3 संज्ञा में सारी संज्ञा शामिल हो जाते हैं। तो मैंने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक स्पष्ट किया है और जातिवाचक में इसको शामिल किया है। अब मैं लेता हूँ भाववाचक। भाववाचक संज्ञा को आप देखेंगे, बड़ा रोचक है ये भाववाचक वाला संज्ञा। भाववाचक की सबसे पहले हम करेंगे परिभाषा। भाववाचक, वह शब्द जो किसी अदृश्य, अमूर्त, अदृश्य मतलब दिखाई न देने वाला, अमूर्त का मतलब जिसका कोई स्वरूप न हो, और अवस्था, अनुभूति, मैं 4 शब्द लूँगा। जो अवस्था, अनुभूति, अदृश्य और अमूर्त तत्व को जो बताए
जो अनुभूति को बताए उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। जैसे देखिए भाववाचक में हम इसकी परिभाषा करेंगे, जो शब्द अदृश्य, अमूर्त, जो शब्द अदृश्य, अमूर्त, प्रतीति माने अनुभूति, प्रतीति, अनुभूति, कई सारे शब्द डाल देता हूँ मैं, इसका अर्थ एक ही है, अनुभूति और अवस्था। जो शब्द अदृश्य, अमूर्त, प्रतीति, अनुभूति, अवस्था को संकेतित करे, उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। ये भाववाचक की परिभाषा हो गई, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। भाववाचक हम उस चीज़ को कहेंगे जिसका अस्तित्व तो हो। अब जैसे देखिए हवा में ऐसा कोई दृश्य पदार्थ दिखाई नहीं देता हम लोगों के हवा देख पाए हम, तो हवा अनुभूति गम्य है। हवा क्या है? अदृश्य तो है लेकिन वो अनुभव होता है। आप हाथ भी ऐसे करेंगे ना तो आपके हाथ में ये उसका स्पर्श होगा। जब तेज़ हवा बहती है तो हमारे शरीर में उसकी अनुभूति होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं संसार में जो दिखाई नहीं देती हैं पर उसका काम होता है। ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता लेकिन वो काम करता है। काम ऐसा करता है कि जान बचाता है वो, तो देखा जाए तो। इसीलिए हमारे यहाँ उन सारे अदृश्य चीज़ों को भी जिसकी अनुभूति होती है, जो हमारे काम में आते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा शब्द से प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? तो उदाहरण देखिए, हमारे पास शब्द है भाववाचक संज्ञा है हवा, है ना, दया, माया, सत्यता, तात प्रत्यय जोड़ते हैं, गुरुत्व, ये सारे शब्द क्या हैं? पठन है ना। इसी तरह से गुरुता, बनावट, शौर्य, गरिमा आदि जो शब्द हैं आप देखेंगे ये सब भाववाचक शब्द हैं। आप इसमें किसी भी शब्द को आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हवा को नहीं जान, दया आप में है, मुझ में है, कौन जान सकता है, बता सकता है, कैसे देख सकता है? उसको दृश्यता तो है नहीं वो। माया, सत्यता या सत्य, गुरुत्व, पठन, गुरुता, बनावट। हालांकि बनावट को आप कहोगे साहब इसकी बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, पर वो बनावट जो है ना वो भाव तत्व नहीं है। वो जो दिखाई दे रही है ना चीज़ें, वो जो दिखाई दे रही है वो तो उसकी आकृति है। तो वास्तव में बनावट जो है वो अदृश्य माना गया है। यहीं पे गड़बड़ होता है कि बनावट को आपको लगे कि वो जातिवाचक है या फिर वो भावात्मक नहीं है, दृश्यमान है, पर वास्तव में किसी चीज़ की बनावट या घबराहट जो चीज़ होती है ना वो दिखाई नहीं देती है। तो हम इसको मोटे तौर पे क्या कहते हैं कि जितने भी भाववाचक शब्द हैं ना, ये सारे भाववाचक शब्द किसी खास प्रत्यय से बनते हैं। जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं तब ये भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है। अब जैसे आप देखेंगे संज्ञा शब्दों से भी भाववाचक शब्द बनता है, संज्ञा से बनेगा। आपके सर्वनाम शब्द हैं उससे भाववाचक शब्द बनेगा। आपके पास क्रिया शब्द है, उस क्रिया से भी भाववाचक शब्द बनेगा। तो संज्ञा जैसे देखिए हमारे पास संज्ञा है, कोई संज्ञा ले लेते हैं, जैसे गुरु शब्द है, तो गुरु जो है ना जातिवाचक संज्ञा है। गुरु कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है।
अब इसमें आपने ता जोड़ दिया तो क्या बन गया? गुरुता। ये भाववाचक शब्द बन गया। ये देखिए भाववाचक शब्द बन गया। सर्वनाम है, जैसे हमारे पास मम नाम का एक शब्द है, मम जो है सर्वनाम माना जाता है, इसमें आपने त्वा जोड़ दिया तो ममत्व तो क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। क्रिया है, जैसे हमने हमारे पास पढ़ नाम का एक शब्द है क्रिया, इसमें आपने आई जोड़ा तो पढ़ाई जो है ना वो भाववाचक शब्द बन गया। तो ये जादू है इसमें, है ना। तो आप संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से, बहुत सारे शब्दों से आप भाववाचक बना सकते हैं। जैसे विशेषण गुरु संज्ञा में ही आएगा वैसे तो विशेषण। ये जो गर्म शब्द है, ठंड शब्द है, इसमें आप ई जोड़ दो, गर्म में ई जोड़ दो तो क्या बना? गर्मी। अब गर्मी को जो है ना भाववाचक शब्द माना जाता है। ठंड में ई जोड़ दिया हमने तो बना क्या? ठंडी। ठंड 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 ई जोड़ा तो ठंड। ठंड में हमने अ जोड़ा तो बना ठंड। ठंड को हम भाववाचक संज्ञा मानते हैं। ऐसे ही दौड़ने में दौड़ धातु से अ प्रत्यय जोड़ा, अ जोड़ा तो क्या बना? दौड़। ये भाववाचक शब्द है। अब भाववाचक के बारे में जो मैंने जानकारी दी है, इसको यथासंभव समझना है। समझ में नहीं आए तो रटना है। यदि नहीं रटे तो ये आपके भाववाचक निकल जाएगा आपके हाथ से। तो भाववाचक शब्द इस प्रकृति के होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जो आपको बताया जा रहा है उसे रटना। कई बार कई चीज़ें क्या है धीरे धीरे समझ में आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपका उतावला नहीं होना है। बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते समय जितना एक बार समझ में आ जाए उतना ले लो चुपचाप, और पूरी बात समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि पूरी बात संतोष रखो। क्योंकि पूरी बात ना समझ में आए और आप उतावले हो गए तो जो आपको थोड़ी बहुत आ रही वो भी निकल जाएगा। और किसी भी परीक्षा में जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सपने की बात आए। परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ जाता है, लेकिन हो सकता है आपने जो पढ़ा है वही, जो आपने समझा वही आ जाएगा तो बहुत हो गया। तो आप चिंतित क्यों हो? चिंतित बिल्कुल नहीं होना है। जो आपको दिक्कत, क्योंकि हर आचार्य का, हर पाठ का एक सीमा होती है, हर पाठ का एक आयाम होता है। ऐसा भी हो सकता है कि संज्ञा के 10 आयाम हो, मैंने 6, 7, 8 आयाम ले लिए, 2 आयाम हमारा छूट गया, हो सकता है उसी में से प्रश्न आ जाए। लेकिन ध्यान रखना, यदि हमारे सारे आयामों को आपने कर रखा है, वो जो 2 आयाम छूटा हुआ है वो भी आप कर लोगे, और आपको क्योंकि बेसिक पता है तो वो भी आयाम आपके पकड़ में आ जाएगा, अंदाज़ा भी सही जाएगा। और पढ़ाई नहीं है तो कोई भी आयाम आपका सही नहीं जाएगा। इसलिए संतोष करके चीज़ों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि किसी भी ज्ञान की जो सीमा है ना, अनंत है। ध्यान रखना, ज्ञान की सीमा अनंत है। हर चीज़ के अनेक पक्ष होते हैं, उसके अनेक आयाम होते हैं। आपको जो परोसा गया है, जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन बहुत प्रकार की है, बहुत प्रकार के उसमें व्यंजन है, बहुत प्रकार की व्यवस्था है उसमें, लेकिन करते हम एक तरह का भोजन है। अब देखिए हर घर में भोजन अलग अलग बनता है, तो हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम अपने भोजन से संतुष्ट हैं। ऐसे इसके बहुत सारे आयाम हैं। मुख्य आयाम क्या है? भोजन का मुख्य तत्व क्या है? भोजन का मुख्य तत्व है कार्बोहाइड्रेट, भोजन का मुख्य तत्व है वसा, भोजन का मुख्य तत्व है विटामिन्स, भोजन का मुख्य तत्व है प्रोटीन, पानी। मिल रहा है हमको ये, वो चाहे किसी भी रूप में मिले। ऐसे ही ये जो चीज़ है ना, ये मुख्य चीज़ है, संज्ञा का मुख्य चीज़ है, इसको जानना है, समझना है। तो मैंने आज अभी आपके सामने संज्ञा व्यक्तिवाचक, संज्ञा जातिवाचक, संज्ञा भाववाचक को प्रस्तुत किया और ये सारी बातें बताई। अब मैं एक सूची लिखने जा रहा हूँ, उस सूची को आप ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कौन सा शब्द जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा भाववाचक है, कौन सा पदार्थवाचक है और कौन सा समूहवाचक है। देखिए मेरे पास एक शब्द है भीड़, मेरे पास शब्द है ममता, मेरे पास शब्द है धैर्य, मेरे पास शब्द है राधा, मेरे पास शब्द है गोविंद, मेरे पास शब्द है यमुना,
सरिता, नरेंद्र, है ना। इन शब्दों के सामने आपको बताना है कि कैसा शब्द है। घबराहट, वैशाख, सौमनस्य, मानसिक, मन, आत्मा, शौच, कृतघ्न, रजनी। तो चलिए आप इन सबके समक्ष जो आपने सीखा है थोड़ी देर पहले, क्या क्या सीखा आपने अब तक, मैं एक बार रिवीजन करता हूँ। इन सब के समक्ष आपको बताना है कौन सा जातिवाचक है, कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा भाववाचक है, कौन सा पदार्थवाचक है, कौन सा समूहवाचक है। हालांकि समूहवाचक को और पदार्थवाचक को आप जातिवाचक कह सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास सूची है। आप फिर से देखिए कि हमारा जो सबसे पहले हमने क्या लिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। हमने समझाने की कोशिश की इसमें क्या है। इस पृष्ठ पे हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझाया। हमने बताया कि व्यक्तिवाचक वो होता है जो शब्द किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्त्री, पुरुष का बोध कराए, वो है व्यक्तिवाचक। हमने बताया जातिवाचक कौन होता है, जो शब्द संपूर्ण समूह, वर्ग, जाति का, नाम ही जातिवाचक है, पूरी जाति का बोध कराएगा, पूरे समूह का बोध कराएगा, पूरे ग्रुप का बोध कराएगा, तो वो जातिवाचक होगा। और हमने ये बताया कि जातिवाचक में द्रव्यवाचक शब्द और समूहवाचक शब्द दोनों उसमें शामिल हो जाते हैं। हिंदी भाषा में ये तीन ही संज्ञाएं हैं। इसी तीनों में ये सारी जो दो चीज़ें हैं ये भी जातिवाचक में शामिल हो जाता है, ये बताया हमने। इसके बाद हमने ये बताया आपको कि फिर हमने बताया कि भाववाचक क्या है। भाववाचक की सबसे पहले परिभाषा ले ली हमने। परिभाषा लेने के बाद हमने बताया कि कैसे ये सारे शब्द भाववाचक हैं, और हमने ये भी बताया कि कैसे इन शब्दों से ये ऐसे ऐसे प्रत्यय होकर, इसका मतलब ये हुआ भाववाचक आपका अधूरा है अभी। भाववाचक पूरा तब होगा जब प्रत्यय ठीक से मेरे से पढ़ लोगे तो। जब आप भाववाचक तब होगा पूरा जब आप प्रत्यय को ठीक से समझ जाएंगे, तब आपका भाववाचक पाठ पूरा हो जाएगा। अभी सामान्य ज्ञान के लिए आपको देखना है कि भाववाचक शब्द ऐसे हैं और बना ऐसे है, ऐसे बनता है, ये भाववाचक हो गया। इसके बाद हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमें बताइए इसमें कौन कौन सा शब्द किस संवर्ग का है, किस संज्ञा के समूह में आता है। यदि ऐसा कर लेते हैं तो आपका 80 to 90% जो संज्ञा शब्द से संबंधित प्रश्न आएंगे वो आपका हो जाएगा। 80 पिछले इससे कहा मैंने क्योंकि 20% क्वेश्चन अभी भी बाकी है। उसके तहत हम लोग कुछ गंभीरता से दार्शनिक बात पे जाएंगे, जो हिंदी के बड़े विद्वानों ने चर्चा की है उस पे जाएंगे। और संज्ञा भी कई तरह का हो गया ना, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से भाववाचक, भाववाचक से जातिवाचक, ये जो हमारा प्रकरण है वो अगले में लेंगे। इस तरह से हमारा 3 स्तर हो जाएगा। ये जो सारी जो क्लिष्ट स्तर हैं वो तीसरे लेवल पे मैं लूँगा। तो आपको एक मोटे तौर पे आपको एक सिद्धांत बना लेना है कि भाई सर की क्लास में पहला दूसरा सामान्य होता है, जिसमें से 70-75 प्रश्न आ जाएंगे, और तीसरा जो होता है वो गुरुजी का शानदार होता है, वो पल्ले नहीं पड़ने वाला है। शुरुआत में तो मनन करते 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 वो भी पल्ले पड़ने लग जाएगा। हिंदी कोई ऐसे नहीं है, हिंदी सबके बस का नहीं है। हिंदी संस्कृत के विद्वान भी हिंदी नहीं पढ़ा सकते और अंग्रेजी का जानकार भी हिंदी नहीं पढ़ा सकता। हिंदी पढ़ने और हिंदी जानने के लिए बहुत विशिष्ट ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता है। कम से कम 4 भाषा आनी चाहिए हिंदी पढ़ाने वाले को। एक तो हिंदी तो आनी चाहिए, और वो भी कम से कम हिंदी बेल्ट का हो, नंबर 1, और या फिर स्वाध्याय किया हो, नंबर 2 उसके संस्कृत आनी चाहिए, नंबर 3 उसे इंग्लिश आनी चाहिए, नंबर 4 उसे उर्दू आनी चाहिए।
जिसको 4 भाषाएं बढ़िया से आती है ना, वो हिंदी का एक ठीक ठाक टीचर बन सकता है। यहाँ तो बस सब लोग हिंदी के विद्वान बनने पे तुले हुए हैं और आता जाता किसी को कुछ है नहीं, ना कोई पढ़ना चाहता है और सारा सत्यानाश कर रखा है हिंदी का। तो आप देखना अगला जो स्तर होगा, तृतीय स्तर, क्योंकि जैसे कि प्रश्न आ रहे हैं आजकल जो प्रश्न स्तर ऊंचा होता जा रहा है। मैं इन्हीं दिनों की प्रतीक्षा में था कि यार प्रश्न के स्तर ऊंचे कब होंगे, कब हमारी जो महत्वपूर्ण जो तथ्यात्मक चीज़ है, जो ज्ञान से भरी हुई बात है, जिसमें कुछ कंसेप्ट है, उस पर प्रश्न कब पूछे जाएंगे। तो अब पूछा जाने लगा है प्रश्न। अब मैं इस वर्ष देख रहा हूँ जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो बढ़िया बन रहा है। मेरिट मुश्किल से 32-33% जा रही है, लोग भी फेल हो रहे हैं। तो अब हिंदी में आप कभी फेल नहीं होगे, आपको बताना है इसमें कौन सा क्या है, ठीक है। तो इसका जो, चूँकि ये शुरुआत की कक्षा है, इसलिए पहले आप मेरे उत्तर को मत देखो, पहले आप इसको बना लो। बनाने के बाद फिर मेरे उत्तर को देखना और तब मिलान करना कि ये सही है कि नहीं है। इसको भीड़ को मैं बोलूँगा, भीड़ को मैं कहूँगा जातिवाचक। पहले तो जातिवाचक संज्ञा है ये, और हम इसमें कोष्टक में देंगे समूहवाचक भी, समूहवाचक। ममता को हम देंगे, इसको 2 नाम देंगे। ममता जो है ना, ये किसी व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है। अब ये निर्भर करता है वाक्य कैसा पूछ रहा है परीक्षक। व्यक्तिवाचक है, और वैसे ममता में ताप प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो ये भाववाचक शब्द है। हम दोनों नाम देंगे यहाँ पे। भाववाचक को ज़्यादा प्रायोरिटी है और व्यक्ति को कम प्रायोरिटी है। यहाँ पे समूहवाचक को ज़्यादा प्रायोरिटी है, जातिवाचक को कम प्रायोरिटी है। ऐसे दोनों पूछ ले तो आपको भाववाचक पे चिन्ह लगाना है, और यदि दोनों में से कोई एक नाम है तो एक नाम का उत्तर हो ही जाएगा। धैर्य देखिए, यह प्रत्यय हो रखा है। धैर्य जो है निश्चित रूप से ये भाववाचक शब्द है। क्या शब्द है ये? भाववाचक शब्द है। राधा एक नाम बहुत ही प्रसिद्ध है ब्रज क्षेत्र का, कृष्ण की प्रेयसी के रूप में राधा जी हैं। तो राधा रानी का जो नाम है ना, ये व्यक्तिवाचक के रूप में ही आएगा। इसको हम भाववाचक के नाम के रूप में नहीं लेंगे। ज़्यादा दार्शनिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये सामान्य रूप से चीज़ें बताई जा रही है ना। तो गोविंद देखिए, गोविंद भी नाम के लिए प्रसिद्ध शब्द है। भगवान श्री कृष्ण के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम, तो ये व्यक्तिवाचक है। यदि आप शब्दों की व्याख्या करने लग जाए, गान विंदती जानाति, गान रक्षति इत्यादि करने लग जाएंगे तो जातिवाचक भी हो सकता है। ये सबको जो गाय की रक्षा करता है, गाय की पालन पोषण करता है गायों का, वो जातिवाचक हो सकता है। लेकिन सामान्य तौर पे जो दुनिया में प्रसिद्ध है वो नाम के रूप में प्रसिद्ध, इसलिए व्यक्तिवाचक है। यमुना ये नदी विशेष है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बात समझने की है, हम जो व्यक्तिवाचक कर रहे हैं, यमुना कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन व्याकरण में हम यमुना को भी व्यक्ति करके संबोधित करते हैं। तो ध्यान रखना होगा, व्याकरण की भाषा, व्याकरण का जो लक्ष्य होता है वो अलग ढंग का होता है। व्याकरण में लोक भाषा से हट के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यमुना को हम व्यक्ति मानते हैं। सरिता व्यक्ति नहीं, सरिता नदीवाचक है, तो इससे हम कहेंगे ये जातिवाचक संज्ञा है। यदि किसी का नाम सरिता है, किसी का नाम ही सरिता है, तो हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। तो सरिता व्यक्तिवाचक भी है और जातिवाचक भी है। नरेंद्र यदि ये किसी का नाम है तो हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक। हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है व्यक्तिवाचक, नरेंद्र व्यक्तिवाचक है। और यदि नरेंद्र का मतलब राजा है, बड़े राजा को नरेंद्र कहते हैं, ऐसी स्थिति में ये जातिवाचक भी है। मतलब रट्टू तोता नहीं बनना है, दिमाग से सोचना है ये कब जातिवाचक है कब व्यक्तिवाचक है। तो थोड़ी सी सोच विकसित करोगे, ये चीज़ें आने लग जाएंगी। अब देखिए, घबराहट जो है, इसको व्याकरण के शास्त्र में से हम भाववाचक संज्ञा से अभिहित करते हैं, ये भाववाचक है। वैशाख ये महीने का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक नाम हो जाएगा। सौमनस्य, इसमें य प्रत्यय है और ये सद्भावना का पर्याय है, इसलिए ये क्या है? भाववाचक है। अच्छा, अब आपके पास समस्या जो आने वाली है संज्ञा वाले प्रकरण में, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के शब्द आएंगे, उसका अर्थ आपको नहीं आएगा और आप बता नहीं पाएंगे कि संज्ञा है या मतलब किस संवर्ग की संज्ञा है।
इसके लिए फिर से आपको स्तर ऊंचा करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी और जानना होगा कि शब्दों का अर्थ क्या है। मानसिक मानसिक ये जो मानसिक शब्द है ना, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। और यदि कोई अदृश्य चीज़ है तो भाववाचक भी हो सकता है। मानसिक क्या हो सकता है? जातिवाचक भी है और भाववाचक भी है। मैं उदाहरण बताता हूँ, देखिए। मन से आपने कुछ सोचा, मैंने किसी पृष्ठ के बारे में सोचा हुआ था, मैं मानसिक रूप से चिंतन कर रहा था, मानसिक। तो जब वो सामने पृष्ठ आएगा, और मैं तो इसी पृष्ठ की बात कर रहा था, जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में मन में सोचा था आपने, मन से संबंधित, तो ये हमारे मन में पेज था, तो पेज दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चूँकि पेज दिखाई दे रहा है और पेज मानसिक था, इसलिए पेज को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और यदि कुछ ऐसी बात है, मानसिक धारणा है ना, बौद्धिक धारणा, मानसिक धारणा, मानसिक चिंतन, चिंतन जो सब मानसिक चिंतन बोल दिया मैंने, तो मानसिक शब्द जो है चिंतन का विशेषण है। तो चिंतन कैसा? चिंतन दिखाई देता है क्या? नहीं देता है। तो मानसिक शब्द से जिसको आप पकड़ रहे हो वो वस्तु भी हो सकती है और वो अमूर्त पदार्थ भी हो सकता है। तो मानसिक से चिंतन आपका अर्थ यदि है तो चिंतन जो है भाववाचक हो गया। मानसिक से कोई पेज आपके ध्यान में है तो पेज क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। इसलिए हमने जाति और भाव दोनों लिखे हैं। मन किसी को दिखता नहीं है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। आत्मा एक दिखाई नहीं देती है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। शौच यानी पवित्रता, शौच का मतलब क्या होता है? पवित्रता, है ना। तो ये जो शौच जो है पवित्रता के लिए है। एक शौच तो वो होता है जो लेट्रिन बोलते हैं जिसे, वो लेट्रिन यहाँ पे नहीं। शब्द का जो अर्थ है शुचा भाव शौचम, जो पवित्रता का भाव होता है उसको शौच बोलते हैं। तो यहाँ पे पवित्रता का भाव है, इसलिए अप्रत्यय लगा हुआ, इसलिए भाववाचक है ये। कृतघ्न कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, इसलिए ये जातिवाचक है ना। और रजनी ये रात का बोधक शब्द है। जितनी भी रात्रियां हैं उन सबको हम रजनी कहते हैं, तो ये हमारा जातिवाचक शब्द है। यदि किसी का नाम रजनी है, किसी स्त्री का, महिला का, लड़की का, तो वो रजनी शब्द क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एक और वार्निंग दे दूं मैं आपको, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, जो कहा जा रहा है उसी पे रहना तो फ़ायदे में रहोगे। ज़्यादा दिमाग दौड़ाओगे और 10 जगह भागोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप एक आचार्य को पकड़ो, आप किसी को पकड़ो, एक को पकड़ो जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन के अनुसार हो, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये नैया पार करा सकता है, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये थोड़ा कड़वा बोलता है, उसको स्वीकार करो। क्योंकि जो कड़वा बोलता है, जो थोड़ा क्लिष्ट देता है, वो ही एग्जाम में आएगा। जो जानता है, जो स्वाभिमानी होगा, जो जानता है, जिसने तपस्या की है, वो कड़वा बोलेगा। और जो उल्लू बनाएगा, मीठा मीठा बोलेगा, अपनी कमी को दबाना चाहेगा, आपको ठकुर सुहाती बोलते हैं। ठकुर सुहाती बातों पर नहीं आना है ना। तो इसलिए आपको पहले डिसाइड करना है। मैं कोई निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ किसी को भी, क्योंकि आप पढ़ेंगे आपका उद्धार होगा, आप पढ़ेंगे आपका उद्धार होगा। अब मैं कैसा हूँ ये आप नहीं बताएंगे, आप तो अपना स्वार्थ सिद्ध कीजिए। मैं कैसा हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान में और भारत में सिद्ध हो चुका हूँ कि मैं कैसा हूँ। तो यदि कोई किसी में ऐसी दक्षता और क्षमता है, वो मुझे पहचानता है, तो पढ़ेगा मेरे से। और वैसे भी मैं मानवतावादी हूँ, मेरा कोई पक्षपात नहीं मन में, क्योंकि लेकिन बच्चों के स्तर पे मैं नहीं जाऊँगा। बच्चों का स्तर लोअर लेवल होता है, उस स्तर पे मैं नहीं जाऊँगा। कोशिश करूँगा, अपना काम करूँगा कि बच्चे को लोअर से ऊपर उठा के ले जाऊँ। ये नहीं कि मैं आपके साथ गिर जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आपको डिसाइड करना होगा कि किस आचार्य के साथ जुड़ना है हमारा, क्योंकि इसमें लाभ आपका ज़्यादा है। और हम जो तपस्या कर रहे हैं, हमने जो बात सीखी है, जानी है, समझी, आपको समझाया है, वो आपको जीवन सुधार देगा। तो इसलिए इसको हम यहाँ समाप्त करते हैं और अगले चरण में जो संज्ञा का तृतीय चरण होगा वो स्तरीय होगा, उसको हम देखेंगे। तब सबके लिए मेरा साधुवाद वितरित करता हूँ और मैं खुद को विराम देता हूँ।